हमारे साथ गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। गिरिराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल इसी मदरसे से जुड़ी हो रही राजनीति को लेकर है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। गिरिराज सिंह जी का रुख करने की कोशिश करते हैं, उनको आवाज नहीं मिल रही अभी, और फोन करके फिर उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और ले चलेंगे उनके पास। इस बीच जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वे करवाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है मदरसों को, उसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। सबसे पहले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मुसलमानों को तंग करने की कोशिश है और एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। जबकि योगी सरकार का कहना है कि जो तमाम अनरजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जो गैर रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनका सर्वे करके उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना इसके पीछे मंशा है। तमाम जो जिलाधिकारी हैं वो 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देंगे, ताकि राज्य सरकार ये जान सके कि इन मदरसों को कौन चला रहा है, उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, कितनी तनख्वाहें यहाँ पर मिल रही है, कितने बच्चे पढ़ने आते हैं, किस तरह की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है। और उसके बाद राज्य सरकार अपना फैसला लेगी कि इन मदरसों को किस तरह से मदद करनी है। अगर इन मदरसों में कुछ संदिग्ध है तो क्या उनको बंद करने की भी ज़रूरत है। इस तरह के सर्वे कराने की जो सिफारिश है वो राज्य सरकार ने की, आदेश जारी किए और 25 अक्टूबर तक तमाम जो जिलाधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं, उनको आदेश दिए गए हैं 25 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दें। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने इस सर्वे को लेकर, मदरसों के सर्वे को लेकर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। दारुल देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकग्नाइज्ड है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक तौर तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामी फ़िक़्ह सिखाने के लिए उनको। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, हम तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। गिरिराज सिंह जी, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। तकनीकी खामी दूर हो चुकी है, अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि मदरसों को लेकर जो सर्वे का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है और दरअसल सरकार एनआरसी को लागू करना चाहती। देखिए, यहाँ पर समस्या ओवैसी है। अगर इसको आप वहाँ की सरकार के मंत्री दानिश अंसारी की बात सुना होगा तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन मदरसों को इसलिए सर्वे किया जा रहा है कि वहाँ अच्छे पढ़ाई हो, विज्ञान युक्त पढ़ाई हो। लेकिन समस्या ओवैसी का है। ओवैसी जी 2022 में बात नहीं कर रहे हैं, ओवैसी जी 2024 की भी चर्चा नहीं कर रहे हैं दिमाग में। उनका चर्चा चल रहा है पिछले 1906 में, जब जिन्ना ने बहाल किया था एक नई पार्टी का, भारत को तोड़ने का। उसी तरह से ओवैसी जिन्ना के डीएनए के हैं। इनको हर अच्छाई में केवल बुराई ही दिखाई देता है। क्या उन विद्यार्थियों का हक नहीं है कि हम विज्ञान युक्त हों? क्या उन विद्यार्थियों को हक नहीं है मुस्लिम नौजवानों को कि अच्छी शिक्षा लें? क्या बैरिस्टर बनने का अधिकार केवल ओवैसी को है? ये ओवैसी मुसलमानों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, मुसलमानों को बड़गलाने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति करना चाहते हैं, इसीलिए वो उनको तकलीफ है। नहीं तो गिरिराज सिंह जी, ये पहले सर्वे से पहले कैसे मान लिया जाए कि इन मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई नहीं की जा रही है? ये मदरसे, और देखिए असम में अभी क्या हुआ है, मदरसों को, अवैध मदरसों को गिरा दिया गया है। तो ये भी एक डर सता रहा है ओवैसी को, कहीं ऐसा तो नहीं सर्वे के बाद इन मदरसों को अवैध घोषित कर दिया जाए? भाई, ये तो सरकार एक नीतियां बनाती है कि उसके राज्य में क्या होगा, कैसे पढ़ाई चलेगी, कैसे बच्चों, पहले सर्वे तो होने दें।
चोर के दाढ़ी में तिनका क्यों? ये सर्वे होने दें, सर्वे में पता चलेगा कि वहां क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसके बाद चर्चा करें ना। नहीं तो क्या अगर इन जो मदरसे हैं, इन मदरसों में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा रहा होगा तो आप क्या नए कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे? सर्वे के जरिए आप क्या करवाना चाहते हैं? भाई अच्छी शिक्षा देंगे, यही तो सरकार कह रही है कि हम अच्छी शिक्षा देंगे। क्या उनको अधिकार नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं कि वो देश में आईएएस बने, आईपीएस बने, अब अब्दुल कलाम की तरह वैज्ञानिक बने, ये उनको अधिकार नहीं है। ये ओवैसी जैसी मानसिकता उनको धार्मिकता की ओर ले जा करके उन्हें आगे नहीं निकलने देना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि उन्हें देश का उच्चस्थ पद पे जाने लायक बनाएं, उन्हें अच्छी शिक्षा दें। यही तो मतभेद है। ओवैसी को यही तो तकलीफ है कि जिस दिन मुसलमान का नौजवान ज्ञानी हो जाएगा तो इनकी बात में नहीं आएगा, फिर ये जिन्ना की तरह बातें करेंगे भारत को तोड़ने का, तो वो नहीं होगा। जैसे हैदराबाद में इन्होंने सर जुदा करने की आंदोलन चलाया, वो नहीं होगा। तो गिरिराज सिंह जी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई घटनाएं ऐसी भी हो रही हैं जहां पर तमाम, जैसे झारखंड की घटना हुई, अंकिता के पीछे एक खास तबका लगा हुआ था और उसका बाद में उसको जलाकर मार दिया गया और ये कहा गया कि इसके पीछे पीएफआई काम कर रहा है। तो अगर पीएफआई जैसे संगठन काम कर रहे होंगे तो वो तो पढ़े लिखे नौजवानों को भी बरगला ले रहे हैं। सरकार का काम है कि अच्छी शिक्षा दे करके उनको रास्ते पर लाना। जो पीएफआई से पकड़े जाएंगे उनको कानून सजा देगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर नौजवान को अच्छी शिक्षा देने का अधिकार खो दें, उनको नहीं, अच्छी शिक्षा बिल्कुल देनी चाहिए, ज्ञान ना मिले। लेकिन सवाल यह है कि पीएफआई जैसे संगठनों को पर बैन लगाने से, प्रतिबंध लगाने से सरकार क्यों पीछे हट रही है? वो तो राज्य अपने अनुसार काम करेगा। राज्यों के पास लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार है। मैं उस पर हर राज्य का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन पीएफआई जिस ढंग से देश में, और मैं बिहार से आता हूं, बिहार में जिस ढंग से नेटवर्क बिछाया, स्लीपर सेल रखा, वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री या अभी की सरकार जो वहां गठबंधन की सरकार है, आरजेडी और नीतीश बाबू की, वो स्लीपर सेल को संरक्षण देने का काम करते। अभी लालू जी के समय से बिहार के 500 स्कूलों से ऊपर अभी उसकी गिनती हुई नहीं है कि 500 है कि 1000 है। वहां सरिया कानून चल रहा है, तो क्या उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं? एक देश एक कानून, ये होनी चाहिए कि नहीं? ये पीएफआई अगर कर रहा है तो पीएफआई पर निश्चित रूप से, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे असम की सरकार हो, उसको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन गिरिराज सिंह जी, जब आपके साथ नीतीश कुमार की मिलीजुली सरकार थी तब भी इस तरह की खबरें आती थी कि कुछ इलाकों में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई है, तब तो आपने आवाज नहीं उठाई। नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं विकास जी कि आप देश में घूमते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर मतभेद था, उन्होंने निकलने के समय कहा था मैं असहज महसूस कर रहा था। और सहज क्या महसूस कर रहे थे? वो पूर्णिया में अनुसूचित समाज के लोगों को, हम तो ढके पोते बोलने आता नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों ने उन्हें बेघर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने यह विषय सदन से लेकर के मुख्यमंत्री तक उठाने का काम किया। हम उस समय भी उठाते रहे, पीएफआई का मामला उस समय भी उठाए। और 2013 में जब सीरियल ब्लास्ट हुआ गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए, हम उस समय भी उठाए और शरिया कानून के विरोध में भी उठाए, आगे भी उठाते रहेंगे। तो आप बात उठाते रहेंगे, लेकिन इसका असर नहीं हो रहा है कोई। गिरिराज सिंह जी, समस्या तो यही है, आप तो हमेशा से इन मुद्दों को उठाते रहे।
असर की चिंता न करें, क्योंकि मालिक होती है जनता। जनता जिस दिन इस बात को पूर्ण रूपेण उस दिन नीतीश बाबू को और आरजेडी को बता देगी, आप चिंता न करें, लेकिन मैं अपनी बात को रखते रहूंगा। क्या आज देश के अंदर में जो ओवैसी बोल रहे हैं, मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं धार्मिक जुनून फैलाऊं, मैं तो जुनून फैलाना, क्या उनका यही अधिकार है कि सर तन से जुदा का आंदोलन का हेड करें? क्या भारत को 1947 में इससे कोई असहमत होगा कि धर्म के आधार पर ही बंटवारा हुआ? अगर बंटवारा हुआ तो भारत के अंदर एक देश एक कानून चलेगा कि नहीं चलेगा? हम कहाँ कहते हैं कि आप धार्मिक जुनून फैलाएंगे तो सरकार रोकेगी कि नहीं रोकेगी? हम तो यहाँ बाल विवाह कानून आज़ादी के बाद लागू हो गया, हिंदुओं ने मान लिया, आपको 3 तलाक से क्यों तकलीफ? ये फिर से 1906 के जिन्ना के सिद्धांतों को फिर से चालू कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं मोदी को। ये नफरत शुरू से फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। 1919 में गिरिराज जी बिहार पे वापस बिहार पे आते हैं। आपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की और आपने कहा कि जनता सबक सिखा देगी, लेकिन यहाँ तो एकजुट होना शुरू हो गए। 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। चंद्रशेखर राव कहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कल पटना का दौरा किया, उन्होंने मुलाकातें की और कहा कि तिनका तिनका बटोर कर हम बड़ा पहाड़ बनाएंगे, 2024 में मोदी को हराएंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान दें, ये जो आज टीवी पर आपने देखा उठ बैठ की राजनीति, ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ कि बिहार शर्मसार महसूस कर रहा था जब नीतीश कुमार जी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में बाहर आए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने। तो पूरा हल्ला हुआ, फोन आया। किसका फोन आया? केसीआर का फोन आया। तो केसीआर छक्के पंजे की लड़ाई चली। वो सोच रहे थे कि नीतीश कुमार हमारा नाम लेंगे और नीतीश कुमार सोच रहे थे कि वो मेरा नाम लेंगे। लेकिन जिस ढंग से केसीआर ने नीतीश कुमार को बैठा दिया जबरदस्ती, ये साफ जाहिर हुआ कि ये छक्के पंजे की लड़ाई होगी। इस विपक्ष में एकता तो हो ही नहीं सकता। अगर हिम्मत है तो एक उम्मीदवार तो तय कर दे। तो गिरिराज जी आप रस ले रहे हैं बहुत। उठक बैठक जो हो रही थी मंच पर, उसमें आप बहुत ज्यादा रस ले रहे हैं। हाँ, नहीं रस नहीं ले रहा हूं। उठक बैठक को बता रहा हूं कि नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा और केसीआर की महत्वाकांक्षा खुल गया। लोगों को लग गया ये छक्का पंजा दोनों एक दूसरे को बुड़बक बनाने के लिए, और दोनों में तय नहीं हुआ कि कौन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। आगे राहुल गांधी जी होंगे, शरद पवार जी होंगे, अरविंद केजरीवाल जी होंगे, ममता जी होंगी, कौन होगा ये देखिए। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि आने वाले दिन में ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का एक जमाखड़ा बन रहा है। और केसीआर अभी सबसे बड़े लीडर हैं जो ओवैसी के साथ मिलकर के हैदराबाद तेलंगाना में सर तन से जुदा का आंदोलन पूरे देश और दुनिया में नहीं चला, वो केसीआर के राज्य में चला। नीतीश कुमार के राज्य में पीएफआई युक्त बिहार, सरिया कानून युक्त बिहार, ये जो नारा दे रहे हैं, वो ये लड़ाई अब इसकी है कि कौन बड़ा तुष्टीकरण का लीडर। और ये लोग चाह रहे हैं सर तन से जुदा होगा, पीएफआई होगा, सरिया कानून होगा, राज या हिंदू मुक्त भारत होगा।
ये अब इसकी लड़ाई की तैयारी में लगे हैं, बंद कमरे में नीतीश कुमार और केसीआर की इसी पे चर्चा हुई। लेकिन गिरिराज जी, आप ये मानते हैं कि अगर विपक्ष जो साझा विपक्ष है, अगर वो एकजुट हुआ और अलग अलग राज्यों के तमाम नेता इस बात पर सहमत हो गए कि कोई एक हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा या चुनाव के बाद हम अपना कैंडिडेट तय कर लेंगे, तो बीजेपी के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होगी? देखिए, मैं एक निवेदन करूंगा विकास जी, आपका भी बहुत लंबा समय हुआ है। 2014 में क्या ये लोग एक नहीं हुए थे? वोट पार्टियों के पास होता है क्या? वोट जनता के पास है। पार्टियों के इकट्ठे होने से एक कहानी मैं सुनाता हूं। मैं अपने एक मित्र को सुना रहा था जी। एक व्यक्ति थे जिनके 5-6 लड़के थे और नदी में 4 फीट पानी था, 5 फीट, 3 फीट, 2 फीट एवरेज निकाले, 4 बच्चे डूब गए, 1 बच्चे पार हुए। अगर है हिम्मत विपक्ष में एवरेज ना निकाले, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पर तय करे सामने, या मेरी एक सलाह है आपके माध्यम से, ये मुहिम चले जैसे देश में नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव होता है, वैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाए, एक व्यक्ति तय कर दे, पता चल जाएगा कि देश में किसकी साख है, किसकी लोकप्रियता। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सिंह जी, आपका एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। तो एक तरह से प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन की बात गिरिराज सिंह अभी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।